प्यारे बच्चों, रिद्धि सिद्धि क्लासेज में अनुष्का हिंदी व्याकरण के लेखक डॉक्टर जयकरण यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा है व्याकरण में वर्ण विचार। पिछली क्लास में हमने वर्णों का विभाजन किया था, एक तो व्यंजनों का, एक है स्वरों का। तो स्वरों का विभाजन किया था समय तथा मात्रा के आधार पर। स्वर तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। रचना या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। होठों के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अगली क्लास में अपना होगा जिह्वा के आधार पर हम स्वरों को तीन भागों में विभाजित करते हैं। जिह्वा का अर्थ है जीभ। जिह्वा के आधार पर स्वरों को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों के तीन भागों में विभाजित करते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? तीन। जैसे मैंने बना दिए जिह्वा, ये अपनी क्या है? जिह्वा। अब जिह्वा को हम तीन भागों में विभाजित करेंगे। नंबर एक है अग्र स्वर। अग्र स्वर। नंबर दो मध्य स्वर। मध्यम स्वर। नंबर तीन है पश्य स्वर। प्यारे बच्चों, जिह्वा के आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं, अग्र स्वर, मध्यम स्वर और पश्य स्वर। जो 11 स्वर हैं उनको हम तीन भागों में विभाजित किया। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। कहने का अर्थ है अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कहेंगे? अग्र स्वर। जैसे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर की परिभाषा क्या होगी प्यारे बच्चों? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है। तो अगला भाग कौन सा है? ये अगला भाग है। ये क्या है? अगला भाग। ये क्या रहेगा? सक्रिय। और ये दोनों भाग हैं, ये क्या रहेंगे? शांत। ये दोनों भाग क्या रहेंगे? मध्यम भाग और पश्य भाग ये क्या रहेगा? शांत। और अगला भाग क्या रहेगा? सक्रिय। वो 11 स्वरों में कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है? वह स्वर है जैसे ई,
बड़ी ई, री, ये ऐ। इनका उच्चारण करते समय जो जीवा है उसका अगला भाग क्या रहता है? सक्रिय। इस कारण इनको क्या कहेंगे? अग्र स्वर। जीवा के आधार पर जो अग्र स्वर कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये ऐ। इनको अग्र स्वर कहते हैं कि इनका उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग क्या रहेगा? सक्रिय। मध्यम, मध्यम स्वर किसे कहेंगे? मध्यम स्वर उसे कहेंगे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का मध्यम भाग, ये मध्यम भाग है। ये क्या है? मध्यम भाग। अग्र भाग और अंतिम भाग ये क्या रहेंगे? शांत। और जो बीच का भाग है वो बीच में से जीवा का जो बीच का भाग है वो ऊपर की ओर उठेगा। जिन स्वरों का जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का मध्यम भाग सक्रिय रहता है। सक्रिय रहता है उसे मध्यम स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का मध्यम भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कहेंगे? मध्यम स्वर। और मध्यम स्वर हमारा एक है, वह कौन सा है? ऐ। जैसे ऐ का उच्चारण करेंगे तो जीवा का मध्यम भाग क्या होता है? बीच में से क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है। इस कारण को क्या कहेंगे? मध्यम स्वर। पश्य स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अंतिम भाग, ये दोनों भाग प्रथम और मध्यम ये क्या रहेंगे? शांत। और अंतिम भाग क्या रहेगा? सक्रिय। उसे क्या कहेंगे? पश्य। अग्र शब्द का विलोम शब्द क्या रहेगा? पश्य। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अंतिम भाग, जीवा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है। सक्रिय रहता है उसे पश्य स्वर कहते हैं। पश्य स्वर किसे कहेंगे? जीवा का जो अंतिम भाग, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अंतिम भाग कौन सा है? जीवा का ये है। ये क्या रहेगा? सक्रिय। ये भाग क्या रहेगा? सक्रिय। और अग्र स्वर और मध्यम स्वर ये क्या रहेंगे? शांत। वो स्वर कौन कौन से हैं? मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। वह है आ, जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आऊ। और अंग्रेजी का आगत्य स्वर। और अंग्रेजी का क्या है? आगत्य स्वर। इनको क्या कहेंगे? पश्य स्वर। जीवा के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे मैंने ये जीभ बना दी, इसको कितने भाग में विभाजित कर दिया? 3। अग्र स्वर, मध्यम स्वर और पश्य स्वर। अग्र का अर्थ होता है आगे। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय
जीवा का अगला भाग सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे वह स्वर कौन कौन से हैं, वह स्वर कौन कौन से हैं? ई, बड़ी ई, री, ये, आई, इनका उच्चारण करेंगे तो जीवा का अगला भाग सक्रिय रहेगा, मध्यम और पश्चिम भाग क्या रहेगा? शांत। मध्यम स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का मध्यम भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कहेंगे? मध्यम। अग्र भाग और पश्चिम भाग ये क्या रहेंगे? शांत। और जैसे एक का उच्चारण करेंगे तो जीवा का मध्यम भाग क्या रहेगा? सक्रिय। पश्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कहेंगे? पश्य स्वर। पश्य स्वर में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और अंग्रेजी का आगत स्वर, इन्हें क्या कहेंगे? पश्य स्वर। इनका उच्चारण करते समय अग्र और मध्यम स्वर है ये शांत रहते हैं और अपश्य स्वर क्या रहता है? सक्रिय। तो इस आधार पर अब जब जैसे प्रश्न किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो पेपर सेट करने वाला इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपसे बना सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? निम्न में से अग्र स्वर बताइए। निम्न में से अग्र स्वर बताइए, जिसमें 3 होंगे जो अग्र स्वर नहीं होंगे और 1 होगा जो अग्र स्वर, वो बच्चों आप बताओगे। दूसरा प्रश्न क्या करेगा? निम्न में से अग्र स्वर है जिसमें 3 नहीं होंगे और 1 क्या रहेगा? अग्र स्वर। फिर करेगा निम्न में से मध्यम स्वर बताइए, जिसमें 3 होंगे मध्यम स्वर नहीं होगा, 1 क्या रहेगा? मध्यम स्वर। थर्ड प्रश्न क्या करेगा? निम्न में से पश्य स्वर नहीं है, जिसमें 3 तो क्या रहेंगे? पश्य स्वर, 1 होगा जो पश्य स्वर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएगा? निम्न में से पश्चिम स्वर बताइए, जिसमें 1 तो रहेगा, 3 नहीं रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों के लिए हमारी एक बुक है अनुष्का हिंदी व्याकरण। बुक का नाम है अनुष्का हिंदी व्याकरण। इसमें सभी क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पहला वर्ण विचार का टॉपिक है तो वर्ण विचार के टॉपिक में मैंने 200 क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न दिए हैं विभिन्न परीक्षा में आए हुए और खुद मैंने बनाया है किस टाइप के क्वेश्चन आजकल सेट कर रहे हैं। तो अगला होता है हमारा भाग कौवे की स्थिति का आधार पर, जाति का आधार पर बता देता हूं। जाति के आधार पर जाति के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं। स्वरों के 2 भेद हैं। 2 भेद हैं। जो 11 स्वर हैं इनको जाति के आधार पर हम कितने भागों में विभाजित किया है? 2। वह 2 कौन कौन से प्यारे बच्चों? एक है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। दूसरा क्या भेद है? विजातीय। विजातीय स्वर। जाति के आधार पर जो 11 स्वर हैं इनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है सजातीय स्वर, एक क्या है? विजातीय। सजातीय स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति एक जैसे स्वरों से होती है, जिन स्वरों की उत्पत्ति एक जैसे स्वरों से होती है उसे क्या कहेंगे? सजातीय। विजातीय स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न स्वरों से होती है उसे क्या कहेंगे? विजातीय। सजातीय का अर्थ है जो एक ही जाति से बड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? सजातीय। और जो भिन्न भिन्न जाति से बड़े होते हैं उसे क्या कहेंगे? विजातीय। सजातीय किसे कहते हैं? जो एक ही जाति से बड़े होते हैं उसे क्या कहेंगे? सजातीय। और विजातीय जो भिन्न भिन्न जातियों से बड़े होते हैं उसे क्या कहेंगे? विजातीय। जो एक ही जाति से बड़े होते हैं, जो एक ही
जाति से बने होते हैं। उसे सजातीय स्वर कहते हैं। कहते हैं जो एक ही जाति से बने हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं? सजातीय। तो सजातीय स्वर कौन कौन से है? जैसे आ, जैसे आ किससे बना है? ए प्लस एस से। आप देखो ए और ए इन दोनों की जाति एक ही अलग अलग है? तो इन दोनों की जाति एक ही है। तो आ क्या है? सजातीय स्वर। तो ये दोनों जाति है ए और ए, ये दोनों क्या है? एक ही जाति है। बड़ी ई किससे बनी है? छोटी ई प्लस है छोटी ई। तो इन दोनों की जाति क्या है? एक ही है। इन दोनों की जाति क्या है? एक। छोटी ई और कौन सा है? बड़ा ऊ। यह किससे बना है? छोटा ऊ प्लस है छोटा ऊ। तो इन दोनों की जाति क्या है? एक ही है। तो इनको क्या कहेंगे? सजातीय। सजातीय स्वर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जिन स्वरों की उत्पत्ति एक ही जाति से होती है उसे क्या कहेंगे? सजातीय। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तो इनकी उत्पत्ति एक ही जाति से होती है, इस कारण इनको क्या कहेंगे? सजातीय। विजातीय स्वर किसे कहते हैं? विजातीय का अर्थ है जिन स्वरों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न स्वरों से होती है। यहां लिख रहा हूं मैं आपकी परिभाषा। जैसे जिन स्वरों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न स्वरों से होती है। भिन्न भिन्न स्वरों से होती है। से होती है उसे विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न स्वरों से होती है उसे क्या कहेंगे? विजातीय। जैसे अपने उदाहरण कौन कौन से होंगे? जैसे ये है, इसकी उत्पत्ति है ए प्लस छोटी ई। अब देखिए इन दोनों की जाति एक ही है अलग अलग है? ये ए है ये ई है, दोनों क्या है? भिन्न भिन्न। इसे क्या कहेंगे? विजातीय। अगला आई, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ए प्लस ये, तो इसकी जाति सेम है अलग अलग है? ये ए है ये ए अलग है, तो इसकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न। जैसे ओ, इसकी उत्पत्ति हुई है ए प्लस ऊ। इन दोनों की जाति क्या है? अलग अलग है। इन दोनों की जाति क्या है? अलग। ये ए ये ऊ और औ ए प्लस ओ, इनको क्या कहेंगे? विजातीय। सजातीय और विजातीय में क्या अंतर है? जिन स्वरों की उत्पत्ति एक ही जाति से होती है उसे क्या कहते हैं? सजातीय। और सजातीय स्वर है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और विजातीय स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न स्वरों से होती है उसे क्या कहेंगे? विजातीय। ये ए ओ औ, इनको क्या कहेंगे? विजातीय स्वर। इनको क्या कहेंगे? विजातीय। अब आता है अगला भेद स्वरों का। कौवे की स्थिति के आधार पर कौवे की
स्थिति के आधार पर सौरों के दो भेद हैं, कौवे की स्थिति के आधार पर प्यारे बच्चों सौरों के कितने भेद हैं? दो। एक है निरुनासिक, निरुनासिक, दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक कौवे की स्थिति के आधार पर सौरों के दो भेद होते हैं, निरुनासिक और अनुनासिक। कौवे जो अपने कंठ में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कौवे। सबसे पहले इस शब्द का हम खंडन करेंगे निरुनासिक। निरुनासिक में दो उपसर्ग हैं। निरुनासिक में कितने उपसर्ग हैं? दो। अब इस शब्द का हम टुकड़े करेंगे तो करेंगे निर प्लस अनुनासिक, अनुनासिक। अब अनुनासिक के टुकड़े क्या होंगे? अनु प्लस नासिक, नासिक। प्यारे बच्चों निरुनासिक के मैं पूछ ले आपसे, इसमें कितने उपसर्ग हैं? इसमें दो उपसर्ग हैं, एक तो क्या है? निर है और दूसरा क्या है? अनु। अब नासिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नासिक में प्रत्यय है इक, तो इसका मूल शब्द नास प्लस इक आएगा या नस प्लस इक? क्या आएगा? ना क्या नस प्लस इक? आपका उत्तर गलत है। तो इसका हम मूल शब्द निकालेंगे तो क्या करेंगे? नस प्लस इक। नास तो सूंघने वाली होती है, तो नस प्लस इक। मैं इसका कारण बताऊंगा। इसमें नास ने आकर नस क्यों आया है? अगर किसी शब्द के अंत में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं, किसी शब्द के अंत में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उसका प्रथम वर्ण क्या होगा? परिवर्तन। प्यारे बच्चों अगर किसी शब्द के अंत में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? परिवर्तन। अगर प्रथम वर्ण में एक का स्वर है, प्रथम वर्ण में किसका स्वर है? एक का, तो वह क्या बन जाएगा? आ। वह क्या बन जाएगा? आ। अगर प्रथम स्वर में आक का स्वर है तो वह क्या रहेगा? आ ही रहेगा। यदि प्रथम वर्ण में छोटी ई बड़ी ई ये, तो क्या बन जाएगा? आए। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में प्रथम शब्द ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ और ओ आए तो वह किस में चेंज हो जाएगा? औ में। किस में चेंज हो जाएगा? औ में। जब हम नस शब्द में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? परिवर्तन। आप देखिए इसका इक जोड़ते हैं तो इसका प्रथम वर्ण क्या है? न। अब नेम में किसका स्वर है? एक का। नेम में किसका स्वर है? एक का। तो न किस में चेंज हो जाएगा? आम में। तो आ बन जाएगा ना। फिर हम इसमें इक की मात्रा लगाएंगे तो क्या करेंगे? नासिक। क्या बन जाएगा? नासिक। इसी प्रकार इतिहास है। इसी प्रकार क्या है? इतिहास। अगर इतिहास में हम इक जोड़ेंगे, अब देखिए इस शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई किस में चेंज हो जाएगी? ई किस में चेंज हो जाएगी? ए में। तो इसको ई को किस में चेंज कर देंगे? ये ऐतिहासिक। इसी प्रकार भूगोल में इक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? भौगोलिक।
तो प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो निरुनासिक, तो निरुनासिक शब्द में दो उपसर्ग हैं, एक तो निर एक अनु, और नासिक शब्द में एक प्रत्यय है जिसका मूल शब्द नस नहीं आकर क्या आएगी? नस आएगी, नाश नहीं होकर क्या होगा? नस। निरुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो कोवा होता है वह नासिक विवरण को क्या कर देता है? बंद। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कोवा होता है वह नासिक विवरण को बंद करता है, और जिससे अंदर की हवा होती है वो मुख के द्वारा बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे? निरुनासिक स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कोवा होता है जो हमारे यहाँ पाया जाता है, और वह कागला बोलते देसी भाषा में यहाँ, तो वह होता है नासिक। नासिक वह होता है जो नाक के द्वारा हवा निकलती है, और एक किसके द्वारा निकलती है? मुख के द्वारा। तो कोवा होता है वह नासिक विवरण को क्या करेगा? बंद। जब नासिक विवरण बंद हो जाएगा तो अंदर से हवा किसके द्वारा बाहर निकलेगी? मुख के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? निरुनासिक। स्वर कितने होते हैं? 11। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख तो क्या रहेगा? खुला, और नासिक क्या रहेगा? बंद, उसे क्या कहेंगे? नासिक स्वर। जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, आए, ओ, औ। इनका उच्चारण करते समय जो ध्वनि और हवा है वह किसके द्वारा बाहर निकलती है? मुख के द्वारा। इस कारण को क्या कहेंगे? निरुनासिक। इनका उच्चारण करते समय आप अपने नाक को भींचकर भी इनका उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी। इनको क्या कहेंगे? निरुनासिक। दूसरा भेद है अपना अनुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक का तो खंडन करेंगे तो इसका पहले करेंगे अनु प्लस नासिक। इसमें प्रत्यय पूर्ण सा है इक, और इसमें उपसर्ग पूर्ण सा है अनु, और इसका मूल शब्द क्या है? नस। जिन जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिससे कोवा होता है वह बीच में अटक जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो कोवा होता है वह नासिक विवरण और मुख विवरण होता है, उन दोनों के बीच में अटक जाता है, जिससे आधी हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है और आधी हवा मुख के द्वारा बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। और अनुनासिक का चिन्ह, अनुनासिक का चिन्ह, अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, यह चंद्र बिंदु है। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। जिस स्वर पर चंद्र बिंदु लगा रहता है तो उसका उच्चारण करते समय आधी हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है और आधी हवा मुख के द्वारा बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। तो 11 स्वर होते हैं, उन 11 स्वरों पर हम चंद्र बिंदु चिन्ह लगाएंगे। जैसे है, पर चंद्र बिंदु, हा, छोटी ई। अगर जिस स्वर पर मात्रा होती है तो उस पर हम बिंदु लगाएंगे लेकिन चंद्र का निशान नहीं लगाएंगे, तब भी वह अनुनासिक कहलाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिप नहीं लगेगा। ये, आए, ओ, औ। क्या है? आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिप पे नहीं लगेगा।
ये ए ओ और औ। इनका उच्चारण करते समय आद्य हवा मुख के द्वारा बाहर निकलती है और आद्य हवा नाक के द्वारा। इस कारण को क्या कहेंगे? अनुनासिक। प्यारे बच्चों, कौवे की स्थिति के आधार पर जो 11 स्वर हैं, इनके 2 भेद हैं। इनके कितने भेद हैं? 2। पहला भेद है निरनुनासिक स्वर, दूसरा क्या है? अनुनासिक। निरनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो कौवा होता है वह नासिक विवरण को बंद कर देता है। नासिक विवरण का अर्थ होता है नाक के द्वारा हवा निकलती है, उस विवरण क्या कर देता है? बंद। जैसे फेफड़ों से हवा बाहर निकलेगी तो किसके द्वारा निकलेगी? मुख के द्वारा। उसे क्या कहेंगे? निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो कौवा होता है वह नासिक विवरण और मुख विवरण होता है, उन दोनों के बीच में अटक जाता है। जहां नासिक विवरण की श्वास नलिका है और मुख विवरण की श्वास नलिका है, उन दोनों के बीच में अटक जाता है, जिससे आद्य हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है और आद्य हवा मुख के द्वारा। उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। और अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु। अगर जिस पर मात्रा नहीं उस पर चंद्र बिंदु लगता है, अगर जिस पर मात्रा है उस पर चंद्र का निशान लगाकर क्या लगाते हैं? बिंदु। तो 6 स्वर होते हैं, उन पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। कितने स्वर होते हैं? 6 स्वर। उन पर हम किनका प्रयोग करते हैं? चंद्र बिंदु का। एक तो इस पर किया है आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो टोटल कितने हो गए? कई बार पूछ ले कितने स्वर होते हैं जिन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं? वो कितने हैं? 6। प्यारे बच्चों, अगला भेद है तालु तथा मुख आकृति के आधार पर। तालु तथा मुख आकृति के आधार पर। तालु तथा मुख आकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं। 4 भेद हैं। तालु तथा मुख आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 4। कितने भेद हो गए? 4। एक है सैवृत्त स्वर, दूसरा भेद है अर्ध सैवृत्त स्वर। कितने भेद हो गए? 2। तीसरा भेद है विवर्त स्वर और चौथा है अर्ध विवर्त स्वर। प्यारे बच्चों, तालु तथा मुख आकृति के आधार पर स्वरों के हमारे 4 भेद हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? सैवृत्त स्वर, अर्ध सैवृत्त स्वर, विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर। तालु के आधार पर तो 2 भेद हैं। तालु के आधार पर 2 भेद हैं, सैवृत्त स्वर और अर्ध सैवृत्त। और मुख आकृति के आधार पर विवर्त और अर्धविवर्त स्वर। सैवृत्त का होता है बंद। सैवृत्त शब्द का अर्थ है बंद। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा अधिक ऊंचाई पर उठती है, जिन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो जीवा होती है वह तालु की तरफ अधिक ऊंचाई पर उठेगी, उसे क्या कहेंगे? सैवृत्त स्वर।
वह स्वर कौन कौन से हैं? प्यारे बच्चों, वह स्वर कौन कौन से हैं? मेरी भाषा में नहीं लिखवाऊंगा। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री। इनका उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग तालु की तरफ अधिक ऊंचाई पर उठता है, तो इसे क्या कहेंगे? सैवृत। अर्ध सैवृत, अर्ध का अर्थ क्या होता है? आधा। अर्ध का अर्थ क्या होगा? आधा। जो स्वर सैवृत स्वर से आधी ऊंचाई पर उठते हैं उसे क्या कहेंगे? अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर है ये और ओ। इनका उच्चारण करते समय जीवा होती है वह सैवृत स्वर से आधी ऊंचाई पर उठती है, उसे क्या कहेंगे? अर्ध सैवृत। विवर्त स्वर किसे कहेंगे? प्यारे बच्चों, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो मुख की आकृति संपूर्ण खुल जाती है, जिन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो मुख संपूर्ण रूप से खुल जाता है, उसे क्या कहेंगे? विवर्त स्वर। वह स्वर हमारा है आ। जैसे हम आ का उच्चारण करेंगे तो मुख की आकृति वो संपूर्ण खुल जाती है, आ। तो विवर्त स्वर क्या है? आ। तो आ का उच्चारण करते समय जो मुख की आकृति है वो संपूर्ण खुल जाती है। अर्ध विवर्त स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय विवर्त स्वर से आधा खुलता है। विवर्त स्वर से क्या खुलते हैं? आधा। वो कौन कौन से हैं? ए, अंग्रेजी का आगत स्वर, ये, ए, ओ और औ। इनको क्या कहेंगे? अर्ध। इनका उच्चारण करते समय जो जीवा का जो मुख है वह आधा खुलता है। तो प्यारे बच्चों, तालु तथा मुख आकृति के आधार पर स्वरों के हमारे चार भेद हैं। एक तो सैवृत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा अधिक ऊंचाई पर उठती है उसे क्या कहेंगे? सैवृत। अर्ध सैवृत, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा सैवृत स्वर से कम ऊंचाई पर उठती है उसे क्या कहेंगे? अर्ध सैवृत स्वर। विवर्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो मुख है वह संपूर्ण रूप से खुल जाता है उसे क्या कहेंगे? विवर्त स्वर। अर्ध विवर्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख है वो विवर्त स्वर से कम खुलता है उसे क्या कहेंगे? अर्ध विवर्त स्वर। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे स्वरों का विभाजन। अब हम किसका करेंगे? स्वरों का विभाजन। एक तरफ लिखेंगे स्वर, दूसरी तरफ है इनका विभाजन करेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण, जैसे नंबर 1 ए, आ, विसर्ग। प्यारे बच्चों, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। जैसे ए, आ, और विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो किसकी ध्वनि निकलती है? हेक की। तो इनको क्या कहेंगे? कंठ। नंबर 2 ई, बड़ी ई। इनका उच्चारण करते समय जीवा होती है वो किसका स्पर्श करती है? तालु का। तो छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण की स्थान क्या है? तालु। इनके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका उच्चारण करते समय आपस में किनका स्पर्श होता है? ओठों का। इस कारण को क्या कहेंगे? ओष्ठ। री,
इसका उच्चारण करते समय कठोरता का अनुभव होता है। री का कहेंगे हमें मूर्धन, मूर्धे धन। ये ऐ इसको कहेंगे हमें कंठ तालु, कंठे तालु। ओ आऊ इसको कहेंगे हम कंटोस्ट। जो 11 स्वर हैं उनका हमारा अलग अलग उच्चारण स्थान है। ए आ इसका उच्चारण स्थान किस हो रहा है? कंठ से। छोटी ई बड़ी ई इसका उच्चारण किस हो रहा है? तालु से। छोटा ऊ बड़ा ऊ इनका उच्चारण किस हो रहा है? ओष्ठ से। और रिक का उच्चारण किस हो रहा है? मूर्धन से। ये आई का उच्चारण किस हो रहा है? कंठ और तालु। ये कंठ और तालु क्या है? अब देखिए ये बनता है ए प्लस इससे। ये किससे बनता है? ए प्लस इससे, ए प्लस इससे। आप देखो एक का उच्चारण क्या है? कंठ है और एक का उच्चारण क्या है? तालु। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ये ऐ का कंठ और तालु। तो इस कारण इसका क्या है? कंठ तालु। अब औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। तो यह किससे बना है? ए प्लस उससे। एक का उच्चारण क्या है? कंठ है और उ का क्या है? ओष्ठ। उसका क्या है? ओष्ठ। जो 11 स्वर हैं इनका हम उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न आधारों पर किया है। कंठ क्या है? स्वर मूर्धन क्या है? ओष्ठ क्या है? कंठोष्ठ क्या है? और कंठ तालु क्या है? अब अगला हमारा आता है अरबी फारसी वर्ण। अरबी फारसी वर्ण। कै, खे, गे, जय है। प्यारे बच्चों इनको कहते हैं अरबी फारसी वर्ण। ये हिंदी भाषा के वर्ण होकर जो उर्दू भाषा होती है और उसकी शैली क्या होती है? अरबी फारसी। ये 5 वर्ण हिंदी भाषा में चलते हैं तो इनको क्या कहते हैं? अरबी फारसी। जो इनके नीचे ये नुक्ता लगा है इसको नुक्ता कहते हैं। ये बिंदु लगा है इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। इसे क्या कहते हैं? नुक्ता। ये जैसे कॉलेज है, डॉक्टर है, ऑफिस, इसमें जो स्वर है ये अंग्रेजी भाषा का है। ये स्वर कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी का। तो इसको आगत स्वर कहते हैं। आगत का अर्थ है जो स्वर दूसरे देश की भाषा से लिया गया हो हिंदी भाषा में उसे आगत या गृहीत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग डॉक्टर में, ऑफिस में किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? आगत स्वर। दूसरी भाषा से आया हुआ शब्द या गृहीत स्वर, दूसरी भाषा से ग्रहण हुआ शब्द। एक होते हैं वत्सरीय व्यंजन। प्यारे बच्चों एक होते हैं वत्सरीय। वत्सरीय व्यंजन। वत्सरीय का अर्थ होता है मसौदा। वत्सरीय शब्द का अर्थ क्या होता है? मसौदा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा होती है वो मसौदों का स्पर्श करती है उसे क्या कहेंगे? वत्सरीय। वो व्यंजन है रे, ले और से। वो व्यंजन कौन से हैं? रे, ले, से। प्यारे बच्चों जो हमारा टॉपिक है वर्ण विचार का ये 0 लेवल से लेकर टीचर भर्ती, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एचएससी, सी ग्रुप, डी ग्रुप, रीट सभी के लिए ये रामबाण सिद्ध है। संपूर्ण टॉपिक कंप्लीट। और इसके जो क्वेश्चन है वो कल हम आपको समझाएंगे बोर्ड पर। थैंक यू, धन्यवाद।